हाँ जी, हाँ आज सैटरडे है और क्लास है तो इसे वीकेंड बोलते हैं। चलो देखो, हाँ स्टार्ट कीजिएगा। देखो स्टैंडर्ड डिवीजन कल अपन ने पढ़ा था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू पी आई और उसका अंडर रूट। तो देन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन व्हेन प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन। हमने कल प्रोबेबिलिटी गिवन वाला तो कर ही लिया था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन होगा तो आगे देख लेंगे। अब इसमें एक और लाइन लिख लेते हैं अपन आगे जाके। अच्छा एक बात बताओ, स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा होएगा तो रिस्क ज्यादा होगा या कम होगा? हायर द स्टैंडर्ड डिवीजन, हायर द स्टैंडर्ड डिवीजन डैश विल बी द रिस्क। यस, ज्यादा होएगा हायर हो रिस्क, ठीक है। हायर विल बी द रिस्क, हायर द रिस्क, और वाइसे वर्सा, और वाइसे वर्सा, ठीक है। देखते हैं, मुझे बताना जरा, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, एक तो रखते हैं सिक्योरिटी एक्स, जिसका रिटर्न आपको गिवन है इन परसेंटेज और उसके रिगार्डिंग आपको मान लीजिए गिवन है प्रोबेबिलिटी। रिटर्न कितना? 20, 10, 20 और 30 और 40। 40 की, चलो 40 रख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी कितना? 0.15, 0.15, 0.5, 0.20, ठीक है। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, 30, 20, 50 और ये हो गया पूरा 100। एक हम रख लेते हैं सिक्योरिटी y, सिक्योरिटी y, इसके रिगार्डिंग हम क्या रख देते हैं? हाँ, रिटर्न। अच्छा मुझे फटाफट सिक्योरिटी x का x बार निकाल के बताना, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल के बताना फटाफट क्या आ रहा है। एक बोल रहा है 23.5, दूसरा बोल रहा है 23, अच्छा वही बोल रहा है 23.6, अच्छा एक बोल रहा है 26.5। अच्छे से देखो। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आता है ना, हम देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट रहता है। दो सिक्योरिटी लिख दिया मैंने, उनका रिटर्न भी लिख दिया आपको और उनका प्रोबेबिलिटी भी लिख दिया, ठीक है। लास्ट वाले को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 15 ना, थोड़ा सा इसको अपन चेंज कर देते हैं, वरना क्या होगा क्वेश्चन में ऐसा है कि 15 की चांसेस 10% और 15 की चांसेस 40%, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो उसको अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं।
अगर मैं यहाँ पे 15 की जगह 25 कर दूं, तो 1.5 से बढ़ा और मैं यहाँ पे 1.5 से कम कर देता हूँ। वन से बढ़ा ना, ठीक है, 1 से कम कर देता हूँ, 3 ले आता हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यार, इसको 16 कर लो, बस इतना सा फर्क कर देते हैं, इसको 16 कर लो। हाँ अब देखिएगा, अब देखिएगा क्या, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन। दूसरा, विच सिक्योरिटी इज मोर रिस्की, कौन सा सिक्योरिटी ज्यादा रिस्की है। मे बी की बहुत कम फर्क आए, मे बी की बहुत कम फर्क आए, लेकिन ठीक है, देखो कौन सा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रिस्की है। हाँ, कौन सा सिक्योरिटी ज्यादा रिस्की है। पहले इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिवीजन सिक्योरिटी एक्स, इसके लिए मुझे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा सिक्योरिटी एक्स के अंदर। कैसा आएगा, 10 का चांसेस 0.15, 20 का चांसेस 0.20, 30 का चांसेस 0.5, 40 का चांसेस 0.15। कितना बताया तुम लोगों ने, 26.5। हाँ मैं तुम्हारे आंसर को सही मान रहा हूं, 26.5, ठीक है। नाउ इसका स्टैंडर्ड डिवीजन बताओ, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स सिक्योरिटी, फॉर्मूला क्या, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। एक्स क्या था 10, 20, 30 और 40, और एक्स बार था कितना 26.5, 26.5, 26.5, 26.5 का होल स्क्वायर इंटू उनका प्रोबेबिलिटी, इंटू उनका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितना 0.15, 0.20, 0.50, 0.15। हाँ जी, देखो बताओ कितना आ रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन। 10 माइनस 26.5 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.15 एम प्लस 20 माइनस 26.5 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.2 एम प्लस 30 माइनस 26.5 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.5 एम प्लस 40 माइनस 26.5 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.15 एम प्लस एम आर सी। ओके प्राची, 9.0967 %। नाउ सिक्योरिटी वाई में चेक कीजिएगा। हाँ बाकी सबका आ गया क्या स्टैंडर्ड डिवीजन, किसी का नहीं आया तो बोल देना। किसी का नहीं आया हो तो बोल देना। ओके चलिए, सिक्योरिटी वाई का मुझे बताइए एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ। 16 होने का चांसेस 0.10, 20 होने का चांसेस 0.20, ओके कशिश प्राची, 50 का 30 और 15 का 40,
50 का 30, 15 का 40। ओके, कितना है? 26.6%। हाँ जी, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई सिक्योरिटी फॉर्मूला आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं कि सिग्मा वाई माइनस वाई बार, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। सो इक्वल्स टू अंडर रूट कितना कितना 16, 20, 50, 15, 16, 20, 50, 15 माइनस एक्स बार 26.6, 26.6, 26.6, 26.6 का होल स्क्वायर इंटू उनका प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। देखिएगा कितना आ रहा है, 16 माइनस 26.6 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.10 m प्लस 20 माइनस 26.6 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.20 m प्लस 50 माइनस 26.6 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.30 m प्लस 15 माइनस 26.6 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.40 m प्लस MRC और अंडर रूट 15.428, 4285 है तो 429 भी कर सकते हो, 4285 समथिंग है, 429 कर दो, कोई ना। हाँ हरिका, हाँ प्राची, गुड। अब एक बात बताओ, कौन सा सिक्योरिटी ज्यादा रिस्की हुआ, सिक्योरिटी एक्स की वाई? जबकि एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों का क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑलमोस्ट क्या है, 26.5 एंड 26.6, ऑलमोस्ट सेम। लेकिन हाँ, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पे 9.09% तक वेरिएशन हो सकता है और यहां पर देखो 15% तक वेरिएशन हो सकता है। दैट मीन्स सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ये तो फर्स्ट का हो गया, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ सेकेंड वन इज which security is more risky? Since standard deviation of security Y is higher, standard deviation of security Y is higher than security X, than security X. So security Y is more risky. Security Y is more risky. मैंने X बार को ऑलमोस्ट सेम रखा है, X बार को ऑलमोस्ट क्या रखा, सेम रखा। X बार मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न, Y बार X बार, एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैंने क्या रखा, ऑलमोस्ट सेम रखा। अगर ये अलग अलग हो और फिर सिक्योरिटीज को कंपेयर करना पड़े ना, तो अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन से काम नहीं बनेगा। देखो कैसे बढ़ते हैं आगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर हुआ क्या? फटाफट मैसेज कर दो यस नो। स्टैंडर्ड डेविएशन, यस यस यस, क्लियर। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, तो अब अपन लगाते हैं दूसरा हेडिंग। फर्स्ट था स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके प्राची, आयुषी, कशिश, हरिका, रवि, ठीक है। नाउ सेकेंड वन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन,
इसमें क्या होगा लिखिएगा, कैसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन से अलग है, ये भी रिस्क ही बताता है। तो फिर इसका क्या यूज सर, स्टैंडर्ड डेविएशन ने बता दिया ना रिस्क। मैंने कहा देखो, जब भी हम दो सिक्योरिटी को या दो प्रोजेक्ट को कंपेयर कर रहे हो और देख रहे हो कि कौन ज्यादा रिस्की है, और उनका अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग अलग आ रहा हो, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग अलग, यहाँ पे बहुत माइनर सा फर्क था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग अलग आ रहा हो और उन सिक्योरिटीज को अपने को कंपेयर करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बजाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा। देखिएगा कैसे, लिखो पहले तो, व्हेन वी कंपेयर द रिस्क, when we compare the risk of two or more projects, of two or more projects or security, when we compare the risk of two or more projects and expected return are different, and expected return are different, expected return are different, then coefficient of variation, coefficient of variation is better method, to quantify the risk, to quantify the risk। तो जब हम दो प्रोजेक्ट्स, दो या ज्यादा प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं आपस में और उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग अलग हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बजाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। कैसे सर, देखते हैं। पहले फॉर्मूला लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, एक्स बार मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्स बार क्यों यूज करते हैं, आप रिटर्न के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया, कभी कैपिटल बस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हो जाएगा। तो दिस इज द मीन ओनली, दिस इज द मीन एवरेज ऑफ द डेटा, एवरेज ऑफ रिटर्न, एवरेज ऑफ कैश फ्लो, जो भी हम यूज कर रहे होंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारे कंसेप्ट हम कैपिटल बस्टिंग चैप्टर में भी पढ़ेंगे। होप सो वहां आपको नहीं पढ़ाना पड़े या कम पढ़ाने से काम चल जाए, इसलिए अभी से प्रिपेयर करना। सेम है, सेम, बस यहाँ पे रिटर्न, वहां पर कैश फ्लो, और कुछ नहीं। हायर द सीवी, यहां पे भी क्या होगा, हायर द सीवी, जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, मोर इज द रिस्क, हायर द रिस्क। हायर द रिस्क, लिखो एग्जाम्पल, लिखिएगा एग्जाम्पल। दो सिक्योरिटी है एक्स और वाई, दो सिक्योरिटी है एक्स और वाई। अच्छा, मेरी क्लास में आप लोग बोल भी सकते हो, तुमको बोलना भी अलाउ है, ठीक है ना? हाँ, अनम्यूट कर रखा है। हाँ, मेरी क्लास में तुम बोल भी सकते हो, अगर आप आंसर या कुछ पूछना चाहें मुझसे, ठीक है ना? आंसर नहीं, आंसर तो आप मैसेजिंग करो, बट जैसे कुछ पूछना हो तो आप कभी कभार बोल भी सकते हो, ऐसा मना ही नहीं है ना? तुम्हारी बोलने की इच्छा हो रही है तो मेरा मना नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी एक्स वाई, ऐसा तुमको फील बिल्कुल नहीं दिलाऊंगा कि तुम वहां दूर बैठे हो। स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको गिवन है, एक्स बार गिवन है, दैट इज रिटर्न। स्टैंडर्ड डिवीजन हम 15%, 15% दोनों का सेम है। एक्स बार रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना, इसका 60%, इसका 75%। अब बताओ जी, कौन सी सिक्योरिटी ज्यादा रिस्की है? कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन and which security is more risky, which security is more risky। आई थिंक आपको लॉजिक भी समझ में आया होगा अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा कि है क्या ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सबने कहा एक्स, हाँ जी,
एक्स क्या कर रहा है, 60% रिटर्न पे 15% का डेविएशन दे रहा है, और वाई क्या है, 75% रिटर्न पे 15% का डेविएशन दे रहा है। तो कम रिटर्न पे भी उतना ही डेविएशन दे रहा है एक्स, तो इसका मतलब सिक्योरिटी एक्स ज्यादा रिस्की हुआ, सिक्योरिटी एक्स ज्यादा रिस्की हुआ। एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, सिर्फ रिस्क को परसेंटेज में बता देता है, रिस्क को परसेंटेज में बता देता है। कैसे, देखिएगा सॉल्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सिक्योरिटी एक्स सिक्योरिटी वाई, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न, बोले तो एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 15, एक्स बार कितना 60, स्टैंडर्ड डेविएशन 15, एक्स बार 75, 50 अपॉन 60 1/4 हो गया, 25% होना चाहिए आई थिंक, हाँ जी 0.25, और ये कितना 0.20, 0.25 मतलब 25%, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न का 25% डेविएशन है, और यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न का सिर्फ 20% डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को देख के तो लग रहा था कि यार दोनों में रिस्क बराबर है, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, एक अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न का 25% डेविएशन बता रहा है और एक अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न का 20% डेविएशन बता रहा है। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी एक्स इज मोर रिस्की, जो 25% डेविएशन बता रहा है। सिंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सिक्योरिटी एक्स इज हायर देन सिक्योरिटी वाई, then security y, so security x is more risky. Okay, सिंपल, समझ में आया क्या, आ गया होगा है ना, इसमें कुछ भी नहीं था। एक्सपेक्टेड रिटर्न का परसेंटेज देखना था, जो ज्यादा परसेंटेज डेविएट हो रहा है वो ज्यादा रिस्की है, सिंपल। हाँ क्लियर, ओके। चलिए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज छोटी क्लास है, आज छोटा क्लास है। हाँ अब देखिएगा, तो हमने सर सिक्योरिटी का रिटर्न पढ़ा, हमने सिक्योरिटी का रिस्क भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको जज करने के लिए देखते हैं कि कैसे सिक्योरिटी को जज किया जाए, कैसे आप सिक्योरिटी सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, कंसिडरिंग रिस्क एंड रिटर्न, कंसिडरिंग रिस्क एंड रिटर्न, कैसे आप सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करेंगे, उसको रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए, रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए। एक तरफ में लिख देता हूं केस और एक लिख देता हूं सिलेक्शन क्राइटेरिया। हाँ जी, केस क्या, अगर आप जिन सिक्योरिटीज के बारे में सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि इनको सेलेक्ट कैसे किया जाए, और उन सिक्योरिटीज के बीच में मान लीजिए उनके स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, सेम स्टैंडर्ड डेविएशन की 2 सिक्योरिटीज है या 3 सिक्योरिटीज है, 4 सिक्योरिटीज है जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स उनका रिस्क तो क्या हो गया, सेम हो गया। अब रिस्क सेम हो गया तो हम वो देखेंगे कि उन सेम लेवल ऑफ रिस्क पे कौन सा सिक्योरिटी ज्यादा रिटर्न हमें प्रोवाइड करवा रहा है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि उनका रिस्क तो सेम हो गया। तो अब जो सिक्योरिटी हमको ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करवाएगा, हम उस सिक्योरिटी को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए ऐसा होता, सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न, सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न, ऐसी सिक्योरिटीज जिनका रिटर्न सेम है, तो आप वहां पे क्या देखेंगे, वेरी गुड कशिश, वहां पे हम ये देखेंगे कि कहां पे रिस्क कम है, लोअर स्टैंडर्ड डिवीजन, लोअर स्टैंडर्ड डिवीजन।
तो अपना अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? रिटर्न ज्यादा होना चाहिए और रिस्क कम होना चाहिए। सर दोनों अलग अलग हो तो डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या करेंगे? करो मैसेज। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न भी अलग अलग हो तो अब क्या करेंगे? और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम ना हो, अब क्या करेंगे? तो भैया अब आपको जो अभी अभी कंसेप्ट पढ़ाया था, यस हरिका, लोअर द सीवी, लोअर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लोअर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जब दोनों सेम ही नहीं है तो ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे आपको जाना पड़ेगा। लिखिएगा एग्जाम्पल, लिखिएगा एग्जाम्पल। Following is the data regarding 6 securities. Following is the data regarding 6 securities. 6 सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग आपको डेटा गिवन है। ओके, क्या डेटा गिवन है? ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, इनका आपको रिटर्न गिवन है और इनका आपको रिस्क भी गिवन है। रिटर्न भी गिवन है और रिस्क भी गिवन है। रिटर्न और रिस्क कितना कितना? 8, 4 ऑब्वियसली परसेंटेज में है। उसके बाद 8 और 5, उसके बाद 12, 12, 4, 4, 9, 5, 8 और 6। Which of the securities will be selected? ऐसा क्वेश्चन मार्केट में घुमा करता है। कौन सा सिक्योरिटी सेलेक्ट करेंगे? तो इसका आंसर कैसे देना? Which of the securities will be selected? क्या चेक करेंगे? देखो आंसर कैसे जाएगा। तुम मुझे बताओ, क्या ऐसी कोई सिक्योरिटी इन 6 सिक्योरिटी में जिनका रिटर्न सेम हो, सेम रिटर्न, सेम रिटर्न? ऐसी कौन कौन सी सिक्योरिटी है जिनका रिटर्न सेम है? सर सिक्योरिटी ए, बी और एफ। हाँ आयुषी, प्राची। सर सिक्योरिटी ए, बी और एफ का रिटर्न 8% है। तो मैंने कहा अच्छा, अगर ए, बी और एफ में से तुम्हें सेलेक्ट करना पड़े तो कौन सा सेलेक्ट करोगे? इनका रिटर्न क्या है? सेम है। तुम्हें कौन सा सेलेक्ट करना होगा? सर ए को सेलेक्ट करेंगे। सब लोग बोल रहे हैं ए को सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? कम है। तो इनका जो था रिटर्न सेम था। सेम रिटर्न पे कौन सा सिक्योरिटी रिस्क कम है? कौन सा सिक्योरिटी में रिस्क कम है? हाँ जी, कौन सा सिक्योरिटी में रिस्क कम है? सर सिक्योरिटी ए में क्या है? रिस्क कम है। तो सिक्योरिटी ए में रिस्क कम है तो आप सिक्योरिटी ए सेलेक्ट कीजिए और बाकी को क्या कर दीजिए? ऐसा क्रॉस लगा दीजिए। मैं लगा देता हूं, ठीक है ना? आप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए, बी एंड एफ हैव सेम रिटर्न। फिर लिख दीजिए क्या? सिंस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी ए इज लोअर,
Since standard deviation of security A is lower, इज लोएस्ट लिख दो, लोएस्ट, क्योंकि दो में कंपेयर होता है तो लोअर, अदरवाइज लोएस्ट लिख दो, लेस लिख दो. हेंस बी एंड एफ शुड बी ड्रॉप, हेंस बी एंड एफ शुड बी ड्रॉप्ड. इनको छोड़ दो यहीं पे, शुड बी ड्रॉप्ड. नाउ वी आर लेफ्ट विद, नाउ वी आर लेफ्ट विद, अब अपने पास कौन कौन सी सिक्योरिटी है? ए, सी, डी, ई. ओके, अब इन बची हुई सिक्योरिटी में चेक कीजिएगा कहीं पर रिस्क सेम है क्या, कहीं पर रिस्क सेम है क्या? हाँ सर, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी डी का रिस्क सेम है. तो इसमें से कौन सा सेलेक्ट करें और किसको छोड़ दें? बोलो, कौन सा सेलेक्ट करें और किसको छोड़ दें? ए एंड डी हैव सेम स्टैंडर्ड डिवीजन, सेम रिस्क, स्टैंडर्ड डिवीजन. ए को सेलेक्ट कर लो सर क्योंकि वहां पे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है. ए को सेलेक्ट कर लो क्योंकि वहां पर रिटर्न क्या मिल रहा है? 8%, और सिक्योरिटी डी में रिटर्न मिल रहा है सिर्फ 4%. तो डी को लगा दो कट. ए एंड डी हैव सेम रिस्क, फिर लिखो सिंस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए इज हायर देन सिक्योरिटी डी, hence security D should be dropped, should be dropped. उसको छोड़ दो. now we are left with, now we are left with, अब हमारे पास क्या क्या है सर? अब हमारे पास है ना A है, C है और E है, A, C और E. अब चेक कीजिएगा इनका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सिक्योरिटी A, C और E. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए क्या क्या डेटा चाहिए? स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए और एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए, दैट इज एक्स बार, जिसको आप बोल सकते हो एक्स बार. ठीक है. स्टैंडर्ड डिवीजन कितना कितना? ए का 4, 12 और 5, 4, 12 और 5. एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना कितना? ए सी ई का 8, 12 और 9, 8, 12 और 9. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आएगा? स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न. So 4 upon 8, 12 upon 12, 5 upon 9, 0.5, 1 and last one कितना? 5 by 9, 0.56. Now अब आपको रैंकिंग दे देना है, रैंकिंग. हाँ कशिश, 0.56. अब आपको रैंकिंग दे देना है. किसको फर्स्ट रैंकिंग दोगे? किसको फर्स्ट रैंकिंग दोगे? लोअर द सीवी, यस, ए को. सबसे कम जहां सीवी होगा वहां पर हम रैंकिंग देंगे. तो दिस वन रैंकिंग फर्स्ट, दिस शुड बी सेकेंड एंड दिस शुड बी थर्ड. बस इतना सा करना है. ए, ई और सी, यस, हो गया. हो गया, डन. बोलो समझ में आया क्या? मुश्किल था क्या? बिल्कुल नहीं था. यस सर, यस सर, समझ में आ गया. यस सर, क्लियर, ओके. कुछ नहीं था,
जब सिक्योरिटीज को कंपेयर कर रहे हैं तो सेम रिस्क हो तो हायर द रिटर्न, सेम रिटर्न हो लोअर विल बी द रिस्क, दोनों अलग अलग हो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिस जहां कम आ रहा हो। ठीक है, ये एक, हाँ हमने एक स्टेप पार कर लिया है, हमने सिक्योरिटी का रिटर्न देख लिया, सिक्योरिटी का रिस्क देख लिया है, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और कैसे एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज जब हमको गिवन हो और उनको रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे सेलेक्ट करना हो तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे वो भी हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पोर्टफोलियो के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है ना, अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। ओके, हाँ जी। सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर एक छोटा सा प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट है, वैसे सिक्योरिटी एनालिसिस कंप्लीट नहीं है, वैसे सिक्योरिटी एनालिसिस कंप्लीट नहीं है, वैसे सिक्योरिटी एनालिसिस कंप्लीट नहीं होता है ऐसे। हाँ जी, ओके चलिए जी, डन। और कुछ आप नॉलेज शेयर करना चाहते हैं आज की क्लास में? और कुछ आज नॉलेज शेयर करना चाहते हैं आपकी आज की क्लास में? प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करना चाहते हो कोई? तुमको पता है आईपीओ का क्या होता है? आईपीओ सर आप करो, अच्छा सुनो, हाँ आईपीओ देखने के लिए एक बेस्ट साइट, आईपीओ देखने के लिए एक बेस्ट साइट कि आईपीओ के बारे में, वो आईपीओ कैसा है वगैरह। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो अच्छा बताते हैं, लेकिन फिर भी एक बेस्ट साइट कौन सी है? चलिए चलते हैं वहां पर, चलिए चलते हैं वहां पर। हाँ जी देखिएगा, www.चित्तौड़गढ़.com। हाँ वो अकाउंट्स में ऐसे शिफ्ट हो गए। वैसे तो कल ही हो जाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो कल ही हो जाने चाहिए। आईआरसीटीसी के शेयर स्प्लिट हो चुके हैं, रेट कम हो चुकी थी कल और परसों ही डाउन हो चुका था। हाँ जी, बट किसी वीडियो में उन्होंने कहा 30 तारीख को, तो मेरे को देखना पड़ेगा अभी भी। मेरे ख्याल से तो परसों ही आ गए होंगे, परसों ही स्प्लिट हो चुका था, है ना। चलिए, रेट कम हो चुका था, नहीं आया सर? अच्छा अच्छा, आपके ले रखे थे पहले आईआरसीटीसी? ओके, अभी तक कम क्वांटिटी शो कर रहे हैं क्या? ओके अच्छा, क्वांटिटी कम शो कर रहे हैं और रेट भी कम हो गया। ओके तो वो आ जाएगा फिर, 30 है ना आज, आज ही आएगा, आज ही डेट था वो 30 तारीख। इसका मतलब ये तो आपके बड़ा नुकसान हो गया था कि रेट गिरता जा रहा है आईआरसीटीसी का और हम बेच भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि शेयर्स उतने के उतने ही रह गए थे। हाँ पोर्टफोलियो ही कम हो गया, टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा कल, आज हो जाएगा, मंडे से आप उसको कर सकते हैं। और आईआरसीटीसी के लिए एक अच्छी न्यूज़ वापस आ गई है, वो जो कन्वेंस फीस वो जो दूसरा कम ले रहा था जो भी था, उसमें जो एक बैड न्यूज़ आई थी वो वापस हो गया कि ठीक है गवर्नमेंट वो पैसा नहीं लेगी आईआरसीटीसी से, तो वो शेयर वापस बढ़ेगा ही, टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा आपने आईआरसीटीसी कौन सी रेट में ले रखे थे ये तो बता दो, कम में ले रखे थे या ज़्यादा बढ़ने के बाद ले रखे थे? क्योंकि बढ़ने के बाद वो बहुत ही एक ड्रामेटिकली बहुत गिरा है वो शेयर। हाँ देखो, कोई ना, हरिका को शायद आइडिया नहीं है या बताना नहीं चाहती है। 1 मिनट सर देख के बताऊंगी, ठीक है। अब नहीं पता चलेगा ना शायद वो कॉस्ट, हाँ अभी तो पता चल जाएगा आपकी कॉस्टिंग, अभी तो पता चल जाएगा। काफ़ी टाइम पहले ले लिए, देखो आईआरसीटीसी बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा कंटिन्यूसली बहुत एक अलग ही तरीके से बढ़ा था, इंक्रीज आया था उसके अंदर, और गिरा भी तो वो उसी अकॉर्डिंग वापस 2 दिन के अंदर ही हजार पॉइंट गिर गया था। खैर अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है आईआरसीटीसी। देखिएगा ये है चित्तौड़गढ़.com, चित्तौड़गढ़.com, जहाँ पर कोई भी आईपीओ आता है ना वहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं, आईपीओ डैशबोर्ड चित्तौड़गढ़.com। क्या क्या आईपीओ आने वाले हैं? 9 नवंबर को ओपन होगा, 8 नवंबर को होगा, 1 नवंबर को होगा, 1 नवंबर को होगा, और अभी अभी कौन से चल रहे हैं?
दिस इज फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड 29 अक्टूबर को ओपन हुआ था और 2 नवंबर को क्लोज होगा। ये इनमें तो डेट देखो 1 2 3 सिर्फ 3 दिन है, इसमें भी 3 दिन है ओपन, इसमें भी 3 दिन है, इसमें भी 3 ही दिन है ओपन, 9 10 11 इसमें भी 3 ही दिन है। तो इसमें इतना क्यों 29 30 31 1 2 5 दिन क्यों, वाई 5 डेज, और ये भी 5 दिन, ऐसा क्यों 5 डेज, ऐसा क्यों? ओके 3685 को खरीदा था सर, ठीक है, बच गए, फिर भी ज्यादा में ही है ये, फिर भी ज्यादा में ही है। हाँ ऐसा क्यों, ये 5 दिन क्यों? फिनो पेमेंट्स बैंक और एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड 5 दिन क्यों, 5 डेज क्यों? क्योंकि आज 30 तारीख और 31 तारीख दोनों क्या है, सैटरडे और संडे है, सैटरडे और संडे है, इसलिए ठीक है ना, इसलिए वो 5 दिन हो गया। तो 3 वर्किंग डेज के लिए ओपन रह रहा है, 3 वर्किंग डेज के लिए जनरली क्या रहता है, एक आईपीओ ओपन रहता है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। आईपीओ फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है ना। द आईपीओ डैशबोर्ड प्रोवाइड द लेटेस्ट इन्फो अबाउट करंट आईपीओ एंड अपकमिंग आईपीओ एट बीएसई एंड एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। आईपीओ इज अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज फर्स्ट सेल ऑफ स्टॉक। आईपीओ क्या है, प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज फर्स्ट सेल ऑफ स्टॉक टू द पब्लिक, पब्लिक में जब पहली बार वो इश्यू करते हैं कंपनीज वाया स्टॉक एक्सचेंज। कंपनीज यूज आईपीओ फंड फॉर वर्किंग कैपिटल, के लिए भी पैसा रेज किया जा सकता है, अपने डेट का रीपेमेंट करने के लिए भी पैसा किया जा सकता है, कुछ नया कोई एक्वायर करने के लिए भी पैसा रेज किया जा सकता है, और मेनी अदर यूजेस, ठीक है। अब आपको लिस्ट दे दिया करंट आईपीओ, और आईपीओ रिव्यू भी दिया, देखो ना रिकमेंडेशन भी दिया इन्होंने अपनी तरफ से, जस्ट लाइक फिनो के लिए इन्होंने बोला मैं अप्लाई, और एफएसएन के लिए इन्होंने क्या कहा है, एफएसएन दे नहीं रखा यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिनो के लिए इन्होंने बोला मैं अप्लाई, फिनो बैंक लिमिटेड। तो अब इनके लिए क्या है, ये मैं इरेज क्लियर ऑल ड्राइंग्स, दिस वन। सर आपका कभी आईपीओ लॉट हुआ क्या? हाँ हुआ ना। मैं पता है पहले आईपीओ क्या करता था, जब मैं तुम लोगों की एज में था या तुमसे थोड़ा सा बाद में, कुछ समय पहले मैं क्या करता था, आईपीओ एक होता है ग्रे मार्केट प्राइस वगैरह और चलता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आईपीओ के अंदर। सर आपको तो अच्छा नहीं, प्रॉफिट तो सबको उतना ही होता है भाई। हाँ मैंने क्या किया था, सुनो तो सही, आईपीओ में क्या करता था, मैं ऐसे नहीं लगाता था, मैं वो बताता था अलॉटमेंट का चक्कर पड़ता है और मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। तो मेरा जो अकाउंट था उसमें मैं क्या करता था, ये एप्लीकेशंस हम लगाते थे, मेरे अकाउंट से एप्लीकेशन लगती थी, बट मैं एप्लीकेशन क्या कर देता था, सेल कर देता था, एप्लीकेशन को सेल कर देता था, एप्लीकेशन को सेल, हाँ एप्लीकेशन को ही सेल कर देता था। जीरोधा और इसमें तो मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरा जो अकाउंट था मैवरिक में, वो ब्रोकर से मेरी डायरेक्ट बात होती थी, अभी भी मेरा अकाउंट ओपन है यहाँ पर। वहाँ पर क्या होता था, मैं एप्लीकेशन सेल करके लगाता था। अब जैसे डीमार्ट का आईपीओ आया था, डीमार्ट का जब आईपीओ आया था तो मैंने वो मेरा सबसे आई थिंक बेस्ट आईपीओ था, 3 एप्लीकेशन लगाई थी मैंने वहां पर, और उन तीनों एप्लीकेशन को कैसे लगाया था, सेल करके लगाया था। सेल करके लगाने से क्या होता है ना, लोग एप्लीकेशन भी परचेज करते हैं, ऑब्वियसली मैंने सेल किया तो किसी ने परचेज भी किया होगा, तो मैंने 3 एप्लीकेशन सेल किया। अब इससे फायदा क्या हुआ, मेरे को हर एप्लीकेशन पे 2100 रुपए मिल गए थे। डीमार्ट का एक अच्छा आईपीओ था, 2100 रुपए मुझे हर एप्लीकेशन पे मिले, तो 2100 इंटू 3, 6300 रुपए मेरे अकाउंट में आने थे, फिक्स थे। अब मुझे चाहे अलॉटमेंट हो चाहे अलॉटमेंट ना हो, ये 6300 तो मेरे रुपए फिक्स हो गया, मेरे को आने ही आने मेरे को। अब अलॉटमेंट अगर होगा, अब अलॉटमेंट अगर होता तो जिस भी रेट पर होता, जो भी प्रॉफिट लॉस होता, वो मेरा नहीं होता, वो उस पार्टी का होता जो एप्लीकेशन खरीदा है। हालांकि शो मेरे अकाउंट में ही होगा, लेकिन फिर भी वो मुझे कैश में पे करेगा या कैश में रिसीव करेगा उसको।
अच्छा, अलॉटमेंट नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो मेरे को कैश में 2100 रुपये पर एप्लीकेशन दे देगा, सिंपल। तो चांस की बात, मेरे डीमार्ट के अंदर किसी के अंदर भी अलॉटमेंट नहीं आया। कहाँ आता है बढ़िया कंपनीज में अलॉटमेंट, है ना, कुछ लोगों के आता है, लेकिन हाँ भैया हमारे तो नहीं आता। तो अलॉटमेंट नहीं आया, खैर मेरे तो फ़ायदा हो गया, मेरे तो फ़ायदा हो गया, अलॉटमेंट नहीं आया कोई बात नहीं, मैं तो इवन ज़्यादा फ़ायदा हो गया। मैं तो चाहता था अलॉटमेंट नहीं आए, क्योंकि अलॉटमेंट आएगा सामने वाले बंदे का पैसा मेरे अकाउंट में शेयर सेल होंगे तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। अलॉटमेंट आए नहीं, बढ़िया है, टेंशन नहीं, 6,300 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा दी जाएंगे। तो ऐसा करके मैं एप्लीकेशन सेल करके आईपीओ लगाता था। मैं कहा हेडेक ही खत्म, अलॉटमेंट आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। बाकी किसी आईपीओ के अंदर 500 रुपये आ गए, किसी में 800 आ गए पर एप्लीकेशन, ऐसे आया करते थे। आजकल तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ कि होता है भी है या नहीं होता है, मुझे आइडिया नहीं बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, पहले मैं ऐसे किया करता था, कोई भी आईपीओ में सेल करके लगाता था। स्टार्टिंग था, रिस्क लेता नहीं था, सर्टेन प्रॉफिट कमा लेता था, ठीक है, हाँ पार्टी करने के पैसे आ जाते और क्या है, ठीक है ना। तो इतना सा ही काम था मेरा। अब आईपीओ में मैं लगाता ही नहीं हूँ, अब आईपीओ में मैं लगाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को आईपीओ अच्छा नहीं लगता पर्सनली। क्योंकि जो बहुत अच्छा होता है उसमें अलॉटमेंट हो या ना हो, लकीली। हरिका ने कहा पार्टी के पास अगर डीमैट अकाउंट है तो आपने क्यों खरीदा? हरिका, उनको लग रहा था कि और ज़्यादा फायदा होगा। डीमार्ट का आईपीओ आपने जब 15,000 का लगाया था ना, तो जब वो ओपन हुआ था ना, तो 15,000 का आपका इन्वेस्टमेंट पे आपको 15,000 का ही रिटर्न दिया उसने, इतना बढ़ के खुला था। मतलब अगर किसी के आईपीओ आ गया ना तो 15,000 पे 15,000 का रिटर्न, दैट मीन्स 100% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट, ठीक है ना। तो उस बंदे को लगा कि यार अगर आईपीओ आ जाता है तो अपने को फायदा होगा। तो वो लोग बल्क में क्या करते हैं, परचेजिंग करते हैं, बल्क में परचेजिंग करते हैं। तो अगर किसी आईपीओ में अगर वो मेरे को मतलब 2,000 रुपये दे दिए मान लो, ठीक है ना, तो उसको तो 15,000 का फायदा हो जाएगा ना उसके अलॉटमेंट आने पर। इसलिए वो ऐसा करते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और एप्लीकेशन के अंदर भी क्या होता है, दूसरा एक और ये हो सकता है कि मुझसे 2300 में खरीद के मार्केट में कोई दूसरा रेट 3,000 में खरीदने वाला हो तो उसको 3,000 में वापस बेच दिया। हाँ, IRCTC स्प्लिट होने के बाद खरीदे तो बेस्ट है, हो गया स्प्लिट, खरीदना बेस्ट है। मैंने तो ले भी लिए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा रिटर्न देगी, ठीक है ना। चलिए ओके, उसके बाद यहाँ पे और देखो, यहाँ पे और डिटेल्स वगैरह मिलेंगी आपको यहाँ पर। चित्तौड़ सिर्फ मैं अप्लाई, मैं नॉट अप्लाई ऐसा नहीं, किसी भी कंपनी के लिए आप जा सकते हैं और वहाँ पर उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ये मैं फिनो पेमेंट्स के अंदर आया, इसका पूरा डिटेल आपको गिवन है, पूरा डिटेल्स भी गिवन है, कब क्या इश्यू ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, आईपीओ प्राइस क्या है, फेस वैल्यू क्या है, आईपीओ साइज क्या है, लिस्टेड कहाँ कहाँ पे होगा, लॉट साइज 25 शेयर्स आपको दे रहा है। आईपीओ का प्राइस करीब 15,000 रुपये का ही रहता है। देखो 577 से मल्टीप्लाई करो 25 को, 577 इंटू 25, 14,425, तो करीब 13,000 से 15,000 की रेंज में आपसे पैसा कलेक्ट किया जाता है पर एप्लीकेशन, पर एप्लीकेशन, ठीक है ना। और हाँ, लेकिन सेविंग बैंक में पड़ा हो आपका पैसा, यूं ही पड़ा हो, कुछ काम नहीं आ रहा हो, तो अच्छी कंपनीज में लगाना चाहिए। लकीली अगर कोई आईपीओ आ जाता है, लकीली अगर कोई आईपीओ आ जाता है, अच्छी कंपनी, सिर्फ अच्छी कंपनीज में लगाओ। लकीली कोई आईपीओ आ जाता है तो आपको अच्छा पैसा देके जाएगा। सर पता कैसे चलेगा कि है ना अच्छा आईपीओ की नहीं है? देखो हम तो बड़े बहुत कम जानते हैं आईपीओ के अलॉटमेंट होने के लिए क्या करना है, ऐसा तो कोई ट्रिक नहीं होता। हरी का हो तो मुझे भी बताना। हाँ, 3 दिन का आईपीओ होता है ना, 2 दिन बीत जाने दो, तीसरे दिन थर्ड डे 11-12 बजे करीब क्या होगा, रिपोर्ट्स आने लग जाएंगी कि वो कैसा आईपीओ जा रहा है, वो अच्छा रिटर्न देगा कि नहीं देगा। कुछ यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी उस पर रिपोर्टिंग करने लग जाते हैं, टीवी में भी बताने लग जाते हैं। तो थर्ड डे आपको अप्लाई करना चाहिए 11-12 बजे के बाद। एक मोमेंटम देख के मार्केट का भी देखना चाहिए कि मार्केट बढ़ रहा हो
मार्केट निफ्टी वगैरह जो ओवरऑल अगर इंक्रीज हो रहा हो तब आईपीओ लगाओ। अगर आज जैसे आज का टाइम है, आज मार्केट क्या है, गिर रहा है, गिरते टाइम अगर आईपीओ में लगाओगे तो वहां पैसा नहीं बनेगा आपका। तो मार्केट भी अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, बढ़ रहा हो ना, तब आपको क्या करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए आईपीओ के अंदर भी, क्योंकि उसका फिर रिटर्न अच्छा मिलता है, आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। तो थर्ड डे लगाना चाहिए, मार्केट बढ़ता हुआ तब लगाना चाहिए, और अच्छी कंपनीज में लगाना चाहिए। आपको डेफिनेटली आईपीओ के अंदर पैसा बनाओगे, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो दिन तीसरे दिन पैसा लगाओ, न्यूज़ देख के लगाओ कि लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए सब जगह, और मार्केट बढ़ रहा हो तो लगाना चाहिए, और तीसरा अच्छी कंपनीज में लगाना चाहिए। चलिए, ये मैंने आज आपको आईपीओ का एक हल्का सा नॉलेज दे दिया। चित्तौड़गढ़.com का आप देखना आराम से, यहाँ पर डिटेल्स विटेल जो भी होंगी अच्छे से पढ़ना, ठीक है, कि उस कंपनीज के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, कंपनीज क्यों पैसा रेज कर रही है, ये सब आपको नॉलेज थोड़ा बहुत यहाँ पे मिलेगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, देखिएगा यहाँ पर है ना आईपीओ के अंदर जाकर। चलिए, ओके, चलिए बाय। आईपीओ डिटेल्स वगैरह दिस वन ये देख लो, फिनो का आईपीओ डिटेल्स दे रखा है, कंपनीज मर्चेंट दिस, इससे आप कंपनीज जो नई आईपीओ ला रही हैं उनके बारे में जान भी सकेंगे, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वगैरह क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, ठीक है ना, कंपनी का पिछला 3 साल का डेटा क्या क्या है, मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21, 3 साल के डेटा उन्होंने प्रेजेंट किए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सारा का सारा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है यहाँ पर, देखना एक बार पढ़ना बनता है। QIBs, NII, RII, एम्प्लॉइज वगैरह किस किस को शेयर्स अलॉट है, ये सब है क्या, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। QIBs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, FI एंड म्यूचुअल फंड हु आर रजिस्टर्ड विद सेबी आर कॉल्ड QIBs। ये आपको नॉलेज मिलता है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन है, NII कौन है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो गए, NRI हो गए, कंपनीज, ट्रस्ट एटसेट्रा, ठीक है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हम लोग हो गए, अब अपन लोग 2 लाख रुपए तक का आईपीओ में लगा सकते हैं। इस तरीके से ये आपको पढ़ने को सीखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ें। चलिए, अभी नॉलेज के लिए इतना ही। चित्तौड़गढ़.com आप देखते जाइए, आईपीओ देखते चाहिए, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखिए, तीसरे दिन अगर आपको लगाना हो तो लगाइए, मार्केट बढ़ता होना चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। चलिए, ओके बाय, ओके, थैंक यू, बाय।